अब आ जाते हैं बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन पे। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज में एडिशन भी हो जाती है, सब्ट्रैक्शन भी हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है, डिवीजन भी होती है। लेकिन जब हम वेक्टर्स को डील करते हैं ना, तो वेक्टर्स में एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, लेकिन में डिवीजन नहीं होती। अब हम इन तीनों बल्कि चारों प्रोसेस को, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। आपने वेक्टर्स को ऐड करना, देखो स्केलर, और पहले तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। आप कभी भी स्केलर और वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि दोनों की नेचर ही डिफरेंट है। और सेकंड जो है वो वेक्टर है, और ये भी वेक्टर है। वेक्टर और वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो वेक्टर्स हैं इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि एक वेक्टर वेलोसिटी है और दूसरा वेक्टर एक्सेलरेशन है, तो आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते। वजह, क्योंकि इनकी डायमेंशन डिफरेंट है। एक वेक्टर वेलोसिटी है तो दूसरा वेक्टर भी वेलोसिटी है, अब आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है ना, ये आपने याद रखने। वेक्टर एडिशन अमंग सेम फिजिकल क्वांटिटीज। फिर बेटा वेक्टर आर एडेड बाय द हेड टू टेल रूल। फिर इनफाइनाइट वेक्टर्स कैन बी एडेड थ्रू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से आप इनफाइनाइट वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप ए वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करते हैं, जो तीसरी जो चीज़ मिलेगी आपको, वो भी वेक्टर ही मिलेगी, स्केलर नहीं मिलेगी। वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। फिर बेटा वेक्टर एडिशन जो है ना, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फिर बेटा वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी शो करता है, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी। अब आ जाते हैं बेटा हेड टू टेल रूल पे। हेड टू टेल रूल में ये छोटी क्लासेस में भी आपने मेथड पढ़ा होगा। लाइक हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। अब आपने इनको कंबाइन सम करना है। तो पहला रूल ये है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल आपस में आपने क्या करनी है, ज्वाइन करनी है। और ये मैंने नीचे दिखाया हुआ, ये देखें, इस तरह से। और इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, ये फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर का हेड, ये हमने आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना, इस तरह से। और ये आपके पास जो येलो कलर का वेक्टर है ना, दिस वन, ये आपके पास होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या होता है बेटा, ये वो सिंगल वेक्टर है जिसमें उस तमाम इफेक्ट्स होंगे, तमाम प्रॉपर्टीज होंगी उन वेक्टर्स की जिन वेक्टर से मिलकर ये बना हुआ है। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ लेमन वाटर की। कि जब घर में आप लेमन वाटर बनाते हैं, तो आप लेमन भी ऐड करते हैं, शुगर भी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं एंड सॉल्ट ऐड करते हैं। ठीक है, इन चारों इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर आप क्या बनाते हैं, एक लेमन वाटर बनाते हैं। आपने एनालॉजी करनी है, लेमन वेक्टर को आप रिजल्टेंट वेक्टर कंसिडर कर लें, और ये आपके वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब आपने लेमन, जब आप इन चारों इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर लेमन वाटर बनाते हैं, तो लेमन वाटर में इन चारों की प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब लेमन वाटर में आपको लेमन का टेस्ट भी मिलेगा, खट्टापन मिलेगा, फिर सॉल्ट की तरह थोड़ा सा सॉल्टी वाला टेस्ट भी आएगा, वाटर की वजह से ये लिक्विड स्टेट में होगा। और शुगर जब आप ऐड करेंगे, तो ये तो इस शुगर का भी इफेक्ट होगा लेमन वाटर में। मीन्स कि इन चारों इंग्रेडिएंट्स के इफेक्ट्स जो हैं वो इस लेमन वाटर में हो गए। बिल्कुल इसी तरह जब आप ये चारों वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर्स में उन चारों वेक्टर्स के इफेक्ट्स होते हैं, चारों वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं बेटा। अब रिजल्टेंट वेक्टर को आइडेंटिफाई कैसे करना है आपने, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, आपको एक फिगर दी जा सकती है, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। तो बेटा याद रखें कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, वो एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका हेड हेड के साथ मिल रहा होगा और टेल टेल के साथ मिल रही होगी। ये इसकी जो है ना वो निशानी है। फॉर एग्जांपल ये आपको फिगर है, और इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनमें से कौन सा वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। आप ए को जरा ऑब्जर्व करें, इसमें देखें हेड और टेल मिल रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी को जरा ऑब्जर्व करें, इसमें भी हेड और टेल मिल रही है, यानी बी वेक्टर की टेल ए के हेड के साथ मिल रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी को जरा देखें,
सी में देखें, ये टेल टेल के साथ मिल रही है और हेड हेड के साथ मिल रहा है। सी का जो हेड है वो बी के हेड से मिल रहा है और सी की टेल ए की टेल से मिल रही है। तो सी जो है ना वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। आगे चलते हैं बेटा। आगे जो है ना वो, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम स्केलर्स को ऐड करते हैं, वी हैव अ फिक्स वैल्यू। जब हम स्केलर को ऐड करते हैं, लाइक अगर मैं 4 + 3 को ऐड करूं तो मेरे पास एक सिंगल रिजल्ट ही आएगा, 7। लेकिन जब वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास एक सिंगल आंसर नहीं आता बेटा, हमारे पास रेंज आ जाती है। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होगा उस एंगल की बेस पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मीन्स अगर एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है और दूसरा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 3 है, तो अब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट 7 भी आ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 7 ही आए, वो आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। और ये रेंज जो है ना ये जाती जाती 7 तक जाएगी। यानी मैं मिनिमम आंसर 1 आ सकता है, मैक्सिमम आंसर 7 आ सकता है। कैसे पता चला मुझे? ये मैं आपको, पहले तो हम इसको इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको इसको समझाता हूँ। लाइक देखें, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। ये मेरे पास ए वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है, ये बी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 3 है। अगर तो बेटा दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आपने इनको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। इसका एक मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, मैं आपको लिखवा देता हूँ इधर। बुक में तो नहीं है मेंशन, लेकिन चले, a² + b² + 2ab cos थीटा। बेसिक फार्मूला यही है बेटा, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है आपकी। आप देखिए, दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ऊपर मैंने बताया था पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप cos 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 पे बेटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये फैक्टर तो 1 आ गया। अब इसको ज़रा सिंपल कर लें ज़रा, a² + b² + 2ab, ये आ जाएगा अंडर रूट। अब ज़रा ये क्या बन जाएगा, ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। लाइक अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + b होल का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग वैल्यू बन गई a + b। अब देखें, a वेक्टर अगर 4 था और b वेक्टर 3 था, तो आपने इसको सिंपली ऐड कर दिया, यू विल गेट द 7 आंसर। मीन्स कि जब दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड, बल्कि जो पैरेलल होंगे, तो उनकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगी। मीन्स आपने उसको स्केलर की तरह ऐड कर देना। लेकिन कंडीशन क्या बताई है कि पैरेलल होने चाहिए बेटा वेक्टर। अब इसी तरह ये वाला वेक्टर देखें, मैग्नीट्यूड इसकी भी 4 और 3 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका एंगल जो है ना अब वो 0 डिग्री नहीं रहा। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये वाला एंगल डिफाइन करते हैं। बेटा कभी भी वेक्टर्स के दरमियान में एंगल टेल और हेड के दरमियान में नहीं होता। ये पॉइंट आपने याद रखना है। जब भी आपने वेक्टर्स और वेक्टर्स का एंगल निकालना है ना, तो टेल टू टेल एंगल निकालना है। टेल टू टेल, जैसे कि ये जो ए वेक्टर है ना, इसको आप आगे ड्रॉ करेंगे, ये ए वेक्टर। आप देखिए, ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर, बी की टेल और ए की टेल मीट कर रही है। अब ये वाला एंगल आप डिफाइन करेंगे, और ये एंगल इमेजिन करें ये कितना बन रहा होगा, ये हम इमेजिन कंसिडर कर लेते हैं कि चले 45 डिग्री एंगल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये टोटल एंगल कितना बनता है, ये टोटल एंगल ये 180 डिग्री बनता है। तो 180 डिग्री में से 45 जब आप माइनस करेंगे, तो जो बाकी जो आंसर आएगा ना, रिमेनिंग एंगल, वो ये वाला होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप यही 45 डिग्री ना कोस 45 डिग्री की जगह पुट करेंगे आप, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और तब जाके आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, आपने इसको मज़ीद कैलकुलेट करना है। r = a²b²+√2ab। ये आपका जो है ना फाइनल रिजल्ट आएगा। ऊपर वाला जो फार्मूला मैंने बताया था ना, उसी फार्मूले में कोस थीटा, थीटा की जगह जो है ना 45 डिग्री पुट करना है, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना। इसी तरह बेटा, अगर दो वेक्टर इस तरह से हों, ये देखें, अब ये भी हेड टू टेल है। मेजोरिटी बच्चे ऐसे 90 डिग्री एंगल निकाल लेंगे, ये गलत है। मैंने बताया टेल टू टेल एंगल, ये वेक्टर आप आगे ड्रॉ करेंगे, और ये आ जाएगा टेल टू टेल एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल। अब इसमें जब आप फार्मूला पुट करेंगे ना, a² + b² + 2ab
कोस 90 डिग्री पुट करेंगे तो कोस 90 पे क्या होता है बेटा, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, इससे आपकी ज़िंदगी जो है ना वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और आपके पास ये फॉर्म क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला तो आपने देखा होगा कि जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो फिर आप उनकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, इस फार्मूले से निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, और इसको हम आने वाले लेक्चर्स में भी, जब मैं आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ाऊंगा, तो फिर ये फार्मूला वहाँ भी आएगा। तो अब आई होप कि ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गए हैं। अब हो क्या रहा है, ज़रा तवज्जो करें कि 0 डिग्री पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिली है आपको, और जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते जा रहे हैं मैग्नीट्यूड कम होती जा रही है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे और भी कम हो जाएगी, ये एंगल और भी ज़्यादा हो गया। और ये एंगल कहाँ तक जाएगा, ये एंगल जाएगा 180 डिग्री तक। यानी आप देखें, दो एंगल्स हैं और दो वेक्टर्स हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। मीन्स कि ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। एंगल क्या बनेगा बेटा, 180 डिग्री बनेगा। अब इसको भी ज़रा कैलकुलेट करें फार्मूले में पुट करके। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री। और बेटा कोस 180 पे क्या होता है, कोस 180 पे होता है -1। जब आप ये पुट करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस आ जाएगा, इधर 2ab आ जाएगा। ठीक है, ये कोस 180 की जगह -1 इस प्लस के साथ सिंप्लीफाई होकर माइनस आ जाएगा। अब ये होल का स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी होल का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये देखें, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सिंपल वेक्टर बन गया ए माइनस बी। अब ए की मैग्नीट्यूड 4 थी, माइनस करेंगे बी की मैग्नीट्यूड 3 थी, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब हुआ कि जब पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो सिंपली आपने ऐड कर देना, और अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो फिर आपने सिंपली क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। और अगर कोई एंगल होगा तो फिर आपने इंट्रोड्यूस करना है एंगल। अदरवाइज अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, तीन बातें तो आपने याद रखनी है ना, पैरेलल में आपने ऐड करना है, एंटी पैरेलल में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई एंगल डिफाइन किया होगा तो बेटा वही जो बेसिक फार्मूला जो ऊपर बताया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वाला। अब ये बातें जो है ना वो कंक्लूड कर लेते हैं इसको। देखो, पैरेलल वेक्टर्स में रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, आपने सिंपली ऐड कर देना जस्ट लाइक अ स्केलर। एंटी पैरेलल में रेंज मिनिमम होगी, मीन रिजल्टेंट मिनिमम होगा, ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। अब बेटा ये एमसीक्यूज करते हैं जी। वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय, बहुत सिंपल है बेटा, हेड टू टेल रूल अभी ऊपर बताया मैंने, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब रिजल्टेंट ऑफ द फ्लोइंग टू वेक्टर्स, आपके पास बेटा दो वेक्टर्स हैं, 8 है और 2 है। आपने बताना ये है कि जब आप इनको ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो सकता है। तो बेटा मैंने अभी ऊपर आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आपने सबसे पहले तो इसको ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10। फिर आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है, आंसर आएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट 6 से स्मॉल नहीं हो सकता, 10 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसके इन बिटवीन ही रहेगा। मीन्स अगर ये दो, क्योंकि हमें एंगल नहीं पता ना इसका, एंगल तो गिवन ही नहीं है। अगर ये पैरेलल होंगे तो फिर ये 10 आंसर आएगा, और अगर एंटी पैरेलल हुए तो फिर 6 आंसर आएगा। और अगर कोई इन बिटवीन एंगल हुआ तो फिर इनके इन बिटवीन ही आंसर आएगा। तो देखें बेटा, 3 तो 6 से स्मॉल है तो ये नहीं हो सकता। 9 इनके दरमियान में आ रहा है तो ये हो सकता है। 11 10 से ग्रेटर है, ये भी नहीं हो सकता। और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन क्या है, बीटा, 9। आ जाते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन पे। बेटा सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही होती है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी क्या होती है, एडिशन होती है। फर्क क्या होता है कि आपने एडिशन करनी होती है विद द नेगेटिव वेक्टर्स। लाइक ए वेक्टर है, इसको आप प्लस करेंगे इट्स नेगेटिव वेक्टर, इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा। हाँ, अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है तो आंसर आ जाएगा नल वेक्टर। या अदरवाइज अगर मैग्नीट्यूड इक्वल ना होगी तो फिर नल वेक्टर तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा आपके पास, सी वेक्टर आ जाएगा। अब इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं। ये देखें, ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर था। ये आपने इसको ऐड किया और आपके पास रिजल्टेंट क्या आया था, ए प्लस बी। ठीक है, ये ए वेक्टर एंड ये बी वेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ। लाइक ए वेक्टर की डायरेक्शन तो यही रहती है, लेकिन जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर पहले ऊपर ये डायरेक्शन थी बी वेक्टर की, अब मैं इसकी डायरेक्शन को क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ।
ठीक है, अब ये माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। अब ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा बेटा, ये रिजल्टेंट जो होगा, ये रिजल्टेंट जो होगा वो ए माइनस बी होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में बेटा वेक्टर्स को आप स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर को आप वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने जो डिस्कस करना है वो है वेक्टर और स्केलर के साथ। अब स्केलर में भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होते हैं नॉन डायमेंशनल फिगर्स, एक होता है डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि नॉन डायमेंशनल वो नंबर्स होंगे जैसे कि 1 2 3, नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे। और जो, और क्योंकि उनकी कोई डायमेंशन तो होती नहीं, क्योंकि उनका कोई यूनिट नहीं होता, जस्ट एक सिंपल एक नंबर्स होते हैं। तो हम नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर्स के साथ तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। मीन मैथ्स और टाइम के साथ हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फ़र्क होगा। तो वो भी हम चल के देखते हैं ज़रा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन बाय एन नंबर। अब देखें, एन ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा, इसमें मैं एक चेंज ले आता हूँ, लाइक मैं इसको वन करता हूँ और इधर एक इक्वल का सिंबल भी लगा देता हूँ कि एन अगर इक्वल टू वन हुआ। ठीक है, अब मेरी बातें जो है ना बेटा तवज्जो के तो सुननी, ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, मैं इधर ही साइड पे ही छोटी सी जगह पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड है 2। अब अगर मैं इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं इस ए वेक्टर को जिसकी मैग्नीट्यूड 2 है इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये तो -2 हो जाएगा ना। -2 का क्या मतलब, अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पॉइंट समझ है। वन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, ना डायरेक्शन चेंज होगी ना मैग्नीट्यूड चेंज होगी। लेकिन -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो गई। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसी वेक्टर को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं जिसकी वैल्यू वन से ग्रेटर हो, लाइक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो एंड सो ऑन। तो अब क्या होगा, अब देखिए 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी ना। तो आप इसकी लेंथ भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। इसी तरह अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा टू ए वेक्टर को तो ये हो जाएगा 6, मीन्स की मैग्नीट्यूड और भी ज़्यादा हो गई, आप लेंथ को भी ज़्यादा कर देंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ मेंशन किया, मैग्नीट्यूड विल बी इंक्रीज एन टाइम्स। ठीक है, जितना एन कोई भी नंबर हो सकता है, जितना बड़ा नंबर होगा मैग्नीट्यूड उतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हो रही, यूनिट भी कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर ये मीटर है, वेक्टर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है तो उसका यूनिट जो है ना वो मीटर पर सेकंड ही रहेगा, यूनिट चेंज नहीं होने वाला, डायमेंशन चेंज नहीं होने वाली। ऑन द अदर हैंड अगर नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव नंबर्स की मैं बात करूं, एक नंबर तो मैंने बता दिया आपको, वन, -1, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ -1 एंड इक्वल का साइन भी लगा देता हूँ कि अगर एन -1 हुआ तो डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर नंबर -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, फिर क्या होगा, फिर डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी, बिल्कुल इसी तरह। देखें, ये मेरे पास ए वेक्टर है और अब मैं इस 2 को, यानी ए वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 के साथ। किसके साथ करूंगा बेटा, -2 के साथ करूंगा। तो अब माइनस की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। लेकिन -2, 2 भी तो है, तो 2 टू द 4 -4 हो जाएगा। मीन्स अब इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हुई और मैग्नीट्यूड भी चेंज हुई। इसी तरह बाकी भी जो है ना वो 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन माइनस की वजह से डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, लेकिन यूनिट चेंज नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं बेटा ये एमसीक्यू ज़रा ट्राई करते हैं। इफ़ यू मल्टीप्लाई, मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको
चलें बेटा, इफ़ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विथ अ फॉलोइंग नंबर्स विच कैन ओनली इजीली चेंज द डायरेक्शन। देखें, ये जो वर्ड है ना, इसने एमसीक्यूज चेंज कर दिया, रिजल्ट चेंज कर दिया, एक वर्ड ने। अगर मैं ये ओनली ना लिखता, विच कैन इजीली चेंज द डायरेक्शन, ये वर्ड ना होता या ये वर्ड ना होता डायरेक्शन, तो फिर ये तीनों, यानी कि ऑल, इसका जो आंसर होता वो ऑल होता। लेकिन इसने पूछा क्या हुआ है, ओनली इजीली चेंज द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज ना करे, लेकिन क्या करे, जस्ट डायरेक्शन चेंज करे। तो -2 जो है वो तो मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा, -3 भी दोनों चीज़ें चेंज करेगा। तो -1 जो है ना वो जस्ट क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, ए है। ओके बेटा, वेक्टर मल्टीप्लाई विद द स्केलर क्वांटिटीज। देखें, जब आप किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट भी चेंज होगा, डायमेंशन भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बेटा, एक वेक्टर है, और जब आप उसको मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विच इज स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। पहले वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, जब मैस को मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम भी ऐड हो जाएगा। अब ये किसकी डायमेंशन बन गई, ये मोमेंटम की डायमेंशन बन गई। इसी तरह एक्सेलरेशन वेक्टर है, यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, आपने मैस के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी डायमेंशन चेंज हो गई, किसकी डायमेंशन बन जाएगी, फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी। तो बेटा ये पॉइंट याद रखें, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर मिलेगा, वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर मिलेगा, लेकिन स्केलर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वेक्टर नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा। अब बात करते हैं बेटा डिवीजन पे। वेक्टर्स की डिवीजन नहीं हो सकती, रीज़न कि वेक्टर्स में बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये 6 है, और ये देखें 2 के साथ मैं जब डिवाइड करूंगा तो इजीली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स में क्या होते हैं बेटा, कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी ऊपर मैंने बताया था कि हम ये 4 और 6 है, तो मैं लिखूंगा 4i 6j, ऐसे लिखूंगा। तो अब 4i 6j को मैं किस तरह से डिवाइड करूंगा, 8i + 12j, यानी कि एक सिंगल रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे पास सिंगल नंबर नहीं आ रहा, आई है और साथ जे है। तो यहाँ पे वेक्टर्स के केस में जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम इसको इसकी डिवीजन नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम कंपोनेंट को कंपोनेंट के साथ डिवाइड कर सकते हैं, लाइक ये 4 जो है वो आई वाला है, 8 भी आई वाला है, तो 4 और 8 को डिवाइड कर दें और 6 को 12 के साथ डिवाइड कर दें, और आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2 ये आ जाएगा। लेकिन इस तरह से हम कर तो लेंगे डिवाइड, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है ना वो चेंज हो जाएगा, हमारा जो वेक्टर जो आना चाहिए वो वेक्टर नहीं आएगा, मतलब कि हम गलत आंसर निकालेंगे अपना। तो इस वजह से वेक्टर्स की डिवीजन नहीं होती, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस, अब बहुत स्पेशल मेथड्स हैं जिनमें हम वेक्टर्स की डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आपके लेवल की वो बातें नहीं हैं। आपने बस इतना याद रखना है कि वेक्टर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो आई होप कि बेटा ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।